डियर स्टूडेंट, अब तक हमने बोहर मॉडल के बारे में हमने स्टडी किया था। तो बोहर मॉडल के बारे में हमें काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें आपकी बची हुई थी क्योंकि वो हमारा लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया था, इसलिए मैंने उसको वहीं पे छोड़ दिया था। तो हम आगे से स्टार्ट करें वहीं से, ठीक है ना। तो हमारा क्या है कि टोटल एनर्जी हम कर चुके हैं। हमारी टोटल एनर्जी निकालने का हमारा फार्मूला ये आया था कि 2.1 हम एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं, 2.1 18 10⁻18 Z² N² Z, या हम इससे निकाल सकते हैं। और हम ये भी कर चुके हैं, हमारा जो काइनेटिक एनर्जी निकालने का फार्मूला ये होता है, ठीक है ना। जो काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं आपको पता है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है, ठीक है। और यहाँ पे मान लिया इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, आपका यहाँ पे मूव कर रहा है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है हमारा, कौन सा फोर्स लग रहा है, हमारा ये वाला फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स। और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो हमारा क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये हम कर चुके थे, उसी के हिसाब से हम काइनेटिक एनर्जी भी निकाल चुके थे, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी किसके बराबर आ गई थी, kZe²/2r। के काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आस। हमें पता इन्वर्सली, इसका मतलब रेडियस बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है जितना आउटर ऑर्बिट में जाएगा, बाहर वाले फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, जैसे ही वो नेक्स्ट ऑर्बिट में जाएगा, मतलब उसकी रेडियस जैसे जैसे इंक्रीज होगी तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। सेकंड हमने देखा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का हमारा ये फार्मूला है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, तो इसका मतलब पोटेंशियल रेडियस बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जैसे जैसे हमारी रेडियस बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। जो भी इलेक्ट्रॉन है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपकी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद हमारा, अगर हम ये देख रहे हैं टोटल, ये तो एक दो हम लिख रहे हैं इसके अंदर, तो टोटल एनर्जी हमारी क्या होती है, टोटल एनर्जी हमारी किसी भी सेल के लिए जो हमारा फार्मूला होता है, ये वाला फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। फॉर हाइड्रोजन के लिए ले रहे हैं, हाइड्रोजन का पता आपको लिए, यहाँ पे ये हमारा फार्मूला होता है किसका, एनर्जी निकालने का, ठीक है, फॉर 1 एटम्स। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए जो Z की वैल्यू 1 होती है, और सेल आपकी मर्जी जो लेके चल रहे हैं, सेल हम N जो भी है 1 2 3 एंड सो ऑन। तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर हमारी टोटल एनर्जी इतनी है तो हमारा ये फार्मूला, टोटल एनर्जी हमारी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, या हमारी काइनेटिक एनर्जी माइनस में काइनेटिक एनर्जी, या पोटेंशियल एनर्जी बाय हाफ। मतलब आपकी टोटल एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी की क्या होती है, हाफ होती है। ये आपको ध्यान रखना। जैसे अब अगर मान लिया मैंने फर्स्ट सेल है, तो अगर आपसे कोई पूछे भी टोटल एनर्जी कितनी है सेल की, वो आपकी इतनी है, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उनकी एनर्जी इतनी है, लेकिन आपकी जो काइनेटिक एनर्जी उसका साइन पॉजिटिव होता है तो वो आपकी इतनी हो जाएगी, सेम हो जाएगी, लेकिन ये आपकी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होती है कि काइनेटिक एनर्जी के डबल हो जाएगी। उसी तरह हमारे सेकंड सेल के अंदर ये हो जाएगी, थर्ड सेल के अंदर ये हो जाएगी, ठीक है। एक चीज़ और हम कर रहे हैं, अगर हमने डिफरेंस लेना है, अगर हम डिफरेंस ले लेंगे, आप इसका लिखने का तरीका क्या है कि आप स्क्रीनशॉट लो, इसको लिखो, फिर थोड़ी सी वीडियो देखो, जो चीज़ें आगे लिखी जाती है तो फिर आप उसको लिखते रहो साथ साथ में, ठीक है। अगर हमें दो सेल के बीच में डिफरेंस लेना है, अगर हमने मान लिया इनके बीच में कितनी एनर्जी डिफरेंस है, आपने सपोज कर लिया ये हमारे 2 सेल हैं, ठीक है ना, इनके बीच में एनर्जी गैप कितना है, मान लिया आपने E2 माइनस में हम क्या ले लेंगे, E1, ठीक है। तो इसको हम क्या ले लेंगे, एनर्जी डिफरेंस। तो एनर्जी डिफरेंस के लिए हम क्या निकाल लेंगे, हमें पता है E2 और E1 कितना होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंस जो हम लेंगे वो क्या हो जाएगा, E2 माइनस में E1, ठीक है। तो E2 का फार्मूला हमें पता है, जो फार्मूला हम ले चुके हैं, एनर्जी का फार्मूला हमारा क्या है, एनर्जी निकालने का फार्मूला हमारा क्या है, ANs टोटल्स माइनस में 13.6 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, आपकी Z² और नीचे क्या हो जाएगा, N²। ये हमारा फार्मूला होता है। तो आप इसको हम मॉडिफाई कर लेंगे, तो अगर हम निकालेंगे इसको किसी के लिए भी, तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में 13.6, ठीक है, Z² और क्या आ जाएगा 1/n, 1² माइनस में 1/n 2²। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा किसी भी दो सेल के बीच में अगर हमने क्या निकालना, एनर्जी निकालनी है, ठीक है ना। E2 माइनस में E1 कर देंगे तो माइनस में क्या 13.6 Z² 1/n 1² माइनस में 1/n
2 की स्केयर, ठीक है, ये हम ले लेंगे, ठीक है। इस तरह हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें से हमने निकालना है, हमने इन दोनों को निकालना, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। मान लिया हाइड्रोजन के लिए निकालना हमने, हाइड्रोजन के लिए तो दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो हमारा लगभग कितना आ जाएगा 10 पॉइंट, ठीक है ना, 10 पॉइंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना आ जाएगा हमारा 10 पॉइंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनके बीच में निकालना है तो इनका डिफरेंस ले लेंगे तो कितना आ जाएगा लगभग आपका 1.9 के लगभग, जो भी आपका इतना आ जाएगा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। तो हम किसी भी दो सेल के बीच में एनर्जी गैप निकाल सकते हैं। सेकंड माइनस में इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या आएगा पॉजिटिव साइन आ जाएगा। इसी के साथ में कुछ एनर्जी हम निकाल लेते हैं। कैसे कैसे हमने एनर्जी निकाल, हमारे इसके अंदर कुछ टॉपिक बचा हुआ था। तो एक हमारा है आयनाइजेशन एंथैल्पीस्ट, ठीक है ना, आयनाइजेशन एंथैल्पीस्ट, इसको हम आई भी बोल देते हैं। आयनाइजेशन है, फुल नेम है आयनाइजेशन एंथैल्पीस्ट, आयनाइजेशन एंथैल्पीस्ट, ठीक है। क्या होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी? द अमाउंट of energy to remove electrons from ground state, electron from ground state, ग्राउंड स्टेट, जो ग्राउंड स्टेट होता है उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना, तो उसको हम बोल देंगे द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, रिक्वायर्ड्स क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड्स टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट। तो हमारे इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, जो भी आपका सेल है, जैसे मान लिया ये आपका क्या है, हमारा क्या है न्यूक्लियस है, यहाँ पे ग्राउंड स्टेट का मतलब जो अब उसका रिस्पेक्टिव स्टेट है। जैसे मान लिया ग्राउंड स्टेट ये आपका, इसका ग्राउंड स्टेट ये है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बिल्कुल बाहर चला जाएगा इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ से, ठीक है ना। तो इसके लिए जो एनर्जी दी जाती है तो उसको हम बोल देंगे आयनाइजेशन। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बिल्कुल एटम से बाहर चला जाएगा, तो उसके लिए जो एनर्जी यहाँ से यहाँ बिल्कुल बाहर निकलने में जो एनर्जी हमें दी है, उस एनर्जी को हम बोल देंगे, क्या बोल देंगे, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो हमारी जो आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी हमारी एनर्जी ऑफ इनफाइनाइट। बाहर निकल गया, हमें नहीं पता कौन सा सेल है, तो उसको हम क्या मान लेते हैं, बाहर निकलने वाले को हम मान लेंगे इनफाइनाइट, ठीक है ना। और माइनस में हमारा क्या हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट, ठीक है, ग्राउंड स्टेट। जो इलेक्ट्रॉन बाहर होता है उसके ऊपर नो न्यूक्लियस फोर्स, कोई भी न्यूक्लियस का फोर्स नहीं होता उसके ऊपर, नो न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। इसलिए हम उसकी जो एनर्जी होती है वो जीरो मान के चलते हैं, ये ध्यान रख लेना है। कोई भी इलेक्ट्रॉन है जो इनफाइनाइट सेल में है उसकी हम एनर्जी जीरो मान के चलते हैं, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बाहर निकल गया तो यहाँ पे एनर्जी जीरो थी, तो कहाँ से गया, ग्राउंड स्टेट से। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारी आयनाइजेशन एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, आयनाइजेशन इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, माइनस में ग्राउंड स्टेट की हमारी क्या आ जाएगी, ग्राउंड स्टेट मतलब फर्स्ट सेल, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेल की हम ले लेंगे E1, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी। तो हमारा कितना हो जाएगा, आपका इधर 0 0 पॉजिटिव हो जाएगा। और ग्राउंड स्टेट की हमारी कितनी होती है, ग्राउंड स्टेट की हम ले लेंगे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय Z की स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, N की स्क्वायर। N की स्क्वायर तो हम वैसे भी N तो हम वैसे भी 1 मान के चल रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर तो हमारी कितनी हो जाएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z का स्क्वायर, ठीक है। 4 हाइड्रोजन, अगर हम हाइड्रोजन का केस ले रहे हैं, अगर 4 हाइड्रोजन का अगर हम केस ले रहे हैं तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, एटॉमिक नंबर होता है। तो 4 हाइड्रोजन के लिए जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है हाइड्रोजन के लिए वो किसके बराबर होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी हमारी हो जाएगी, ठीक है, हाइड्रोजन के केस के लिए। अगर हमें कोई दूसरा केस लेना है, मान लिया ये तो हमारी हो जाएगी हाइड्रोजन के लिए, तो हमारी अगर हम किसी भी एटम के लिए निकालना अदर देन हाइड्रोजन, तो हमारी क्या हो जाएगी आयनाइजेशन एंथैल्पी अदर देन हाइड्रोजन एलिमेंट्स, ठीक है ना। किसी के लिए जैसे मान लिया लिथियम के लिए जो भी हमारा, तो उस टाइम हम क्या निकालेंगे 13.6 इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारा, यह हम सीधा निकाल देंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन्स
मल्टीप्लाइड बाई जेड की स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अदर देन हाइड्रोजन्स, अगर हमने कोई दूसरा एटम लेना है अदर देन हाइड्रोजन्स, ठीक है, कोई हाइड्रोजन से अगर हम अलग एटम ले रहे हैं तो हमारी एनर्जी क्या हो जाएगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी किसके बराबर हो जाएगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय जेड का स्क्वायर। जेड का स्क्वायर मतलब जो भी उसका एटॉमिक नंबर है, हम वो लेके चल पड़ते हैं। ठीक है, तो आपका क्या होगा, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, कोई भी इलेक्ट्रॉन है एटम में से बाहर निकल के आता है तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड की जाती है, उसको एनर्जी सप्लाई की जाती है, उस एनर्जी को बोल देते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है ना, जैसे मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा, उसकी एनर्जी इनफाइनाइट, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है तो फाइनाइट मतलब बाहर है तो वहाँ पे एनर्जी जीरो हो जाएगी। ठीक है ना, ग्राउंड स्टेट में है आपका, जो जहाँ पे ग्राउंड स्टेट में है वो हम एनर्जी ले, ग्राउंड स्टेट का मतलब फर्स्ट सेल जो भी है, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 रख देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 13.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी आपका जैसे हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दो चीज़ें, एक तो ये हम लिख लेते हैं जो हमारी हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो कितनी होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन के लिए। तो इसका मतलब है कि जो आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हमने H पॉजिटिव बनाने के लिए जो एनर्जी देते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी है हमारी है, हमने कितनी दी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है, मतलब आपका जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन में, इसको बाहर करने के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जैसे सोडियम है, सोडियम, ठीक है, कोई भी एटम ले लेंगे जो भी हमारा है। अब जैसे लिथियम है, हमने क्या करना है, लिथियम है या हीलियम है, ठीक है ना, लिथियम है, लिथियम से हमने इलेक्ट्रॉन निकालना है। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, जो ये जितना भी सिस्टम चल रहा है हमारा, हम अप्लाई कर सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, जैसे लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए, हीलियम 1 पॉजिटिव के लिए, हाइड्रोजन के लिए। तो जो आपका है वो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हम अप्लाई करते हैं, ये ध्यान रखना है आपने। जो भी आपका मॉडल बनाया वो हाइड्रोजन की बेसिस पे बनाया, तो अप्लाई भी किसके लिए होगा, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। ठीक है ना, तो अब जैसे मान लिया कोई आपसे पूछे भी, जैसे मान लिया आपको दे दिया जाए, आपसे पूछे भी लिथियम के लिए निकालना है, तो लिथियम के लिए हाइड्रोजन एनर्जी हमें पता, हाइड्रोजन की हमारी होती है आयनाइजेशन एनर्जी फोर्स, आपको दे दिया जाए हीलियम के लिए निकालना है, हीलियम पॉजिटिव के लिए। ठीक है ना, तो हीलियम पॉजिटिव के लिए क्या हो जाएगी, सिंपल हमें पता है, इसके लिए जेड की वैल्यू क्या होती है 2 होती है, तो हमारी क्या हो जाएगी आयनाइजेशन एंथैल्पीस्ट फोर्स लिथियम पॉजिटिव, लिथियम पॉजिटिव के लिए प्लस में 13.6 मतलब हम ले लेंगे हाइड्रोजन्स, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन्स और मल्टीप्लाइड बाय जेड का स्क्वायर। हमें पता है हाइड्रोजन के लिए कितनी होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जेड की स्क्वायर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी 4 है। लिथियम हमारे लिए लिथियम या हीलियम के लिए ले रहे हैं हम, यहाँ पे हीलियम ले रहे हैं तो हीलियम के लिए हो जाएगा हमारा, हीलियम के लिए तो हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, इसको हम 4 से मल्टीप्लाइड बाय 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारी आ जाएगी किसके लिए, हीलियम पॉजिटिव के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एटम के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी निकाल सकते हैं। तो ये भी हमारा एप्लीकेशन है, इसको हम थर्ड एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं बोर मॉडल का। ठीक है, एक हमारा जो सेपरेशन एनर्जी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सेपरेशन एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखिए, एक हमारी एनर्जी और होती है जिसको हम बोलते हैं सेपरेशन एनर्जी। तो यहाँ पे सेपरेशन एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एक्साइटेड स्टेट्स, द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove n electrons from excited state।
ठीक है, मतलब ग्राउंड स्टेट नहीं है, एक्साइटेड से। ग्राउंड स्टेट को छोड़ के कोई भी स्टेट है, जैसे मान लिया ये इलेक्ट्रॉन है आपका, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। तो इसको यहाँ से निकालने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उसको हम बोल देंगे सेपरेशन एनर्जी। हमारी क्या हो जाएगी, सेपरेशन एनर्जी 1। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो सेपरेशन एनर्जी 2। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक एनर्जी होती है, चाहे वो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, चाहे वो सेपरेशन एनर्जी। तो हमने इसका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो हमारी एक एनर्जी, दूसरा इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव किया तो दूसरी एनर्जी। तो जो भी हम इसको एनर्जी सप्लाई कर देंगे और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हम एनर्जी देते हैं, ये भी हमने इलेक्ट्रॉन निकालना, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हम एनर्जी देते हैं तो उस एनर्जी को हम बोल देंगे सेपरेशन एनर्जी। तो इसका फार्मूला हमारे लिए क्या हो जाएगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन का अगर हम केस ले रहे हैं, हमने केस ले लिया हाइड्रोजन एटम्स, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए हम ले लेंगे इनफाइनाइट माइनस में। हमें पता है कि सेपरेशन जो एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, ए इनफाइनाइट माइनस में उसका जो भी एक्साइटेड स्टेट है, जो हम ले लेंगे E1 का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, उसकी क्या हो जाएगी एक्साइटेड स्टेट्स। जैसे मान लिया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए निकालनी हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो हमारा क्या हो जाएगा E इनफाइनाइट माइनस में एक्साइटेड स्टेट हमारी क्या हो जाएगी, एक्साइटेड स्टेट हमारी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पे हम फर्स्ट ले लेंगे, जो भी हमारा सेकंड के लिए निकालने तो सेकंड ले लेंगे। ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब आपका जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ पे गया, फर्स्ट से सेकंड पे गया है, तो एनर्जी हम सेकंड के लिए लें। ग्राउंड, ये हमारा जो पहला सेल होता है इसको बोल देते हैं ग्राउंड स्टेट। जो हमारा पहला होता है इसको बोल देंगे ग्राउंड स्टेट, जो सेकंड वाला होता है इसको बोल देंगे सेपरेशन ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट 1, एक्साइटेड स्टेट 1, ठीक है ना। सेकंड वाला हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट 2। जैसे मान लीजिए ये हमारा, देखो कैसे समझेंगे इसको, जैसे मान लीजिए ये हमारा एटम है, इसका N1 सेल है, हाइड्रोजन ले रहे हैं N2 सेल्स, ठीक है, N3 सेल्स। आपने, मैं फिर बता रहा हूँ, ये मत समझना हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। जो हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा हमने निकाला तो इसमें पता चला कि हाइड्रोजन के ऊपर काफ़ी सारे ऑर्बिट होते हैं, काफ़ी सारे सेल होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में होता है। तो ये होता हमेशा ग्राउंड स्टेट। ये इसका क्या हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट 1, ये क्या हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट 2। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो आपका क्या निकला है, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला है, ग्राउंड स्टेट से निकला है या कहाँ से निकला है, यहाँ पे हम 2 ले लेंगे, क्योंकि ग्राउंड स्टेट वाली तो हम क्या, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन यहाँ से जो यहाँ से तो उसको हम बोल देंगे सेपरेशन एनर्जी, एनर्जी ऑफ सेपरेशन या सेपरेशन एनर्जी। ठीक है, ये ध्यान रख लेना है। जो आपका ये हम इसको ऐसे लिख देते हैं, हमारी क्या हो जाएगी सेपरेशन एनर्जी 1, सेपरेशन एनर्जी 2, ठीक है ना। अगर थर्ड से फोर्थ से निकलेगा तो सेपरेशन एनर्जी। तो आपने ध्यान रखना, अगर ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर जाता तो उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर सेकंड सेल से निकल के जाता है तो सेकंड सेपरेशन एनर्जी फर्स्ट, थर्ड सेल से निकल के जाता है तो सेपरेशन एनर्जी सेकंड्स, फोर्थ सेल से निकल के जाता है तो आयनाइजेशन हमारी क्या हो जाए सेपरेशन एनर्जी थर्ड्स। तो यहाँ पे हम 2 ले लेंगे, ये आपको ध्यान रखना। तो हमारा क्या हो जाएगा 0 माइनस में 2 का मतलब यहाँ पे जो भी हमने सेल ले रखा है तो हमारा क्या हो जाएगा 13.6 से जेड की वैल्यू हम यहाँ पे ले लेंगे, जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी हाइड्रोजन के लिए, और हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा नीचे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि हमारा सेकंड सेल ले रखा है तो इसके लिए n की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 2। तो लगभग ये आपकी क्या हो जाएगी 4, तो हमारी जो आई जाएगी पॉजिटिव 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये आपको ध्यान रखना है सेपरेशन एनर्जी फर्स्ट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो हमारी क्या हो जाएगी सेपरेशन एनर्जी फर्स्ट, ठीक है। फिर मैं बता रहा हूँ जो आपकी ग्राउंड स्टेट से निकलती है, ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट सेल से हमने निकाला है जो न्यूक्लियस के बिल्कुल नज़दीक होता है तो उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन। सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स से जो आप हायर से निकाला तो उसको हम बोल देंगे सेपरेशन एनर्जी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा हमारा इसके ऊपर भी हम कर लेते हैं। हमें पता है
रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का हमारा ये फार्मूला जो ऑलरेडी कर चुके हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का हमारा ये फार्मूला है, ठीक है ना, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। रिवोल्यूशन ये हमारा फ्रीक्वेंसी निकालने का ये हमारा क्या है, टाइम ऑफ रिवोल्यूशन। तो मैं एक क्वेश्चन हम करते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, जैसे आपसे क्वेश्चन दे दिया जाए, क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्या क्वेश्चन होगा इसमें। फाइंड द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन्स। एक क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा फाइंड द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन्स, थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन्स। हाइड्रोजन की अगर हमने थर्ड ऑर्बिट की क्या निकालनी है, हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन रेडियस। हमें पता, सिंपल हमारा फार्मूला, हमें पता रेडियस निकालने का फार्मूला हमारे पास क्या है, थर्ड ऑर्बिट के लिए हमारा क्या हो जाएगा 52.9 मल्टीप्लाइड बाई n की स्क्वायर। तो हमारा जो ये फार्मूला हम ये यूज़ कर लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, कौन से ऑर्बिट का निकालना, रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे z की वैल्यू हमें पता हाइड्रोजन के लिए क्या होती है, 1 होती है। तो सीधा हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो हमारा किस में आ जाएगा, पिकोमीटर के अंदर, ठीक है। तो हम सीधा इसमें से क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा 4.791। तो हमारा कितना हो जाएगा 4.791। तो क्या हो जाएगा पिकोमीटर्स। तो हमारा क्या आ जाएगा 52, हमारा आ जाएगा 492 पिकोमीटर्स, ठीक है, पिकोमीटर हमारा आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा, अगर आपसे पूछे भी क्वेश्चन नंबर सेकंड में कि आपसे देख लेते हैं कोई अच्छा सा क्वेश्चन होगा। तो इफ द रेडियस ऑफ द सेकंड ऑर्बिट, सेकंड हमारा क्या है, इफ द रेडियस ऑफ द सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन्स, इफ द रेडियस ऑफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड, if the radius of second orbit of hydrogens, second orbit of hydrogen कितनी दे रखी है 2.12 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, हुई जो भी है, हमारी किसी में भी दे सकते हैं 2.2 एंगस्ट्रॉम। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द लिथियम 2 पॉजिटिव, देन फाइंड द रेडियस ऑफ लिथियम्स 2 पॉजिटिव एटम्स, लिथियम 2 पॉजिटिव एटम्स। तो एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इफ द रेडियस सेकंड ऑर्बिट की दे रखी है, यहाँ पे हमें सेकंड ऑर्बिट की दे रखी है, हमें किसकी निकालनी है, इफ द रेडियस ऑफ द सेकंड ऑर्बिट हाइड्रोजन इज 2.12 एंगस्ट्रॉम, देन द फाइंड द रेडियस ऑफ द लिथियम्स फॉर द सेम ऑर्बिट, सेम ऑर्बिट के लिए निकालने, फाइंड द रेडियस ऑफ द एटम फॉर सेम ऑर्बिट, ठीक है, सेम ऑर्बिट। सेकंड की है तो इसके लिए हम सेकंड की निकाल लेंगे। हमें पता है रेडियस निकालने का फार्मूला क्या होता है, हमने मान लिया रेडियस ऑफ द, किसके लिए निकालनी हमने, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन के लिए। तो फर्स्ट हमारी हो जाएगी हाइड्रोजन के लिए निकाल लेंगे। सेकंड ऑर्बिट के लिए इन्होंने हमें पता फार्मूला क्या होता है, हमारा फार्मूला होता है 0.529 मल्टीप्लाइड बाई n की स्क्वायर, नीचे आ जाएगा z, ठीक है। ये क्या आ जाएगी हमारी हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए हम z की वैल्यू कितनी रख देंगे, ठीक है। तो इस तरह आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे हम रेडियस हमारी क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n की स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा z, ठीक है। ये हमने ले लिया हाइड्रोजन के लिए। तो हमें अगर हम हाइड्रोजन के लिए निकालना है तो ये मान लिया हमने हाइड्रोजन के लिए ले लेंगे, 1 ले ली, 4 हाइड्रोजन्स। अगर हम R2 ले लेंगे किसके लिए, यहाँ पे ये हमारी क्या हो जाएगी हाइड्रोजन के लिए, और ये हमारी किसके लिए हो जाएगी हाइड्रोजन के लिए। तो ये वैल्यू हमारी 1 के बराबर हो जाएगी। सेकंड हमने क्या करना है, हमने मान लिया हमने किसके लिए, लिथियम के लिए। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n का स्क्वायर, लिथियम्स 2 पॉजिटिव, नीचे क्या हो जाएगा
जेड लिथियम्स टू पॉजिटिव, डिवाइड कर देंगे हमारा क्या 4 लिथियम्स, तो इसको इक्वेशन हमारी 1 है, इक्वेशन हमारी 2 है, तो 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा R2 डिवाइड बाई R1, तो हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, R2 डिवाइड बाई R1, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा लिथियम्स N2 का स्क्वायर, मतलब लिथियम वाले का स्क्वायर्स डिवाइड बाई नीचे क्या आ जाएगा Z लिथियम्स 2 पॉजिटिव, मल्टीप्लाइड बाई हमारा क्या आ जाएगा Z4 हाइड्रोजन और नीचे क्या आ जाएगा N4 हाइड्रोजन्स पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं करना है, हमने सेकेंड ऑर्बिट के लिए हमने निकालनी है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है इसके लिए जो वैल्यू हमने रखनी है, इसकी रेडियस हमें दे रखी है हाइड्रोजन की, तो सिंपल है, कुछ है नहीं, तो हमने क्या करना है इसके लिए n की वैल्यू R2 हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ऑर्बिट सेम दे रखी है, ये क्या सेम है, दोनों के लिए क्या दे रखा है सेकंड ऑर्बिट्स, इसके लिए भी क्या दे रखा है सेकंड ऑर्बिट्स, तो ये हमारा कट जाएगा, दोनों के लिए सेकंड ऑर्बिट पूछ रखा है, तो हमें हमारी रेडियस क्या हो जाएगी ZH और हमारी क्या हो जाएगी नीचे R1, तो क्या हो जाएगी Z लिथियम 2 पॉजिटिव, ठीक है। ये भी वैल्यू आपको पता हाइड्रोजन के लिए 1 होती है, इसके लिए हमारी कितनी हो जाएगी, लिथियम के लिए हमारी कितनी हो जाएगी 3 की वैल्यू, तो हमारा किसके बराबर हो जाएगा R2 बाई R1 किसके बराबर हो जाएगा 1/3, तो हमारी R2 की वैल्यू हम ऊपर लिख देते हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा नीचे, हमें पता है, तो R2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी R2 बाई R1, तो हमारा किसके बराबर हो जाएगा 1/3, तो R1 की वैल्यू दे रखी है, तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3 और R1, ठीक है। ये हमारी इसकी भी क्या हो जाएगी लिथियम के लिए रेडियस Z2, ठीक है, जो भी हम निकाल लेंगे इसकी है R2 हमारी रेडियस हो जाएगी 0 जो भी ये आ जाएगी हमारी लगभग 706, जो भी है 706 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। तो यहाँ पे R की वैल्यू हमें दे रखी है 2.12 एंगस्ट्रॉम, तो डिवाइड कर देंगे 3 से, ठीक है ना, तो लगभग हमारी ये आ जाएगी इसके लिए, ठीक है। तो इस तरह हम किसी की भी इक्वेशन निकाल सकते हैं, और आप वेलोसिटी भी आप देख सकते हो, वेलोसिटी पे भी क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो ये भी आप पढ़ सकते हो, इसके ऊपर भी आपका कोई न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारा जो भी, और एक चीज़ें और मैं आपको बता देता हूँ, छोटी सी हमारी बची हुई है 2-3 हमारी जो आयनाज, एक तो हम एनर्जी नेगेटिव क्यों लेते हैं, जो हम एनर्जी लेते हैं हमेशा ध्यान रखना है आपने, जो एनर्जी हम लेते हैं, जैसे मान लिया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम्स, ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे हम ले लेंगे Z स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा एंस, ठीक है एंस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, तो ये हमारी क्या है एनर्जी निकालने का फार्मूला। तो आपने ध्यान रखना, ये आपका नेगेटिव साइन क्यों लिया जाता है, नेगेटिव का मतलब क्यों लेंगे इसको नेगेटिव, एक तो हम बोल सकते हैं न्यूक्लियस के अट्रैक्शन के कारण भी ले सकते हैं, अपोजिट अट्रैक्शंस,